हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पेज एंड आई होप आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज गेट योरसेल्फ अपडेटेड विद द अदर वीडियोस जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो विद दैट आई स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज कंटिन्यूएशन विद द नेशनल इनकम. सो इट्स अबाउट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. अभी तक हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम क्या होता है और क्या क्या इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं. हम लोगों ने अभी तक ये सब देखा. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे. Here is again my recommendation, which is again book by संदीप गर्ग. देखिए वही है कि I have used this edition. आप लोग कोई भी edition यूज कर सकते हैं with the latest. वैसे you should be updated with the latest edition. And I have also gone through with the latest edition. It's not कि मैंने सिर्फ यही edition देखा है, पुराने editions नए editions को update नहीं किया है. It's all recommended to you. Then we have उससे पहले वी हैव दी कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से पहले पूछे थे पिछली वीडियोस में. आई होप आप लोगों ने देखी होगी वीडियोस एंड यू हैव ट्राइड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो मैं आपको ऑब्वियसली मैंने आपको उस दिन वीडियोस में सारा स्टेप्स बताया था कैसे कैसे आपको इनको सॉल्व करना है, बट मैंने सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किए थे. सो अगर आप लोगों ने करे हैं तो जस्ट क्रॉस चेक योर क्वेश्चंस, और अगर आप लोगों ने नहीं भी करे हैं तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग. अगर आप लोग नेशनल इनकम बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आप आराम से 50% मार्क्स अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में गेन कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम इज अ वेरी ह्यूज वेटेज. सॉरी, इट इज जीएनपीएफसी. तो जीएनपीएफसी यहाँ पे आएगा 75,920 करोड़. सेकंड क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम आप लोगों को पता होगा वो क्या होता है. एनडीपीएफसी इट इज 55,915 करोड़. And for the third the answer is national income मतलब NNPFC, which is 48,000 crore. And the other answer we have NDPFC 5,400 crores. And for the fifth we have GNPFC, which is 4,570 crores. And for the next we have 29,830 crore GNPFC. और उसके बाद इसमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना था आपको. डेप्रिसिएशन यहाँ पे है 900 करोड़ एंड यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है 7,000 करोड़. सब्सिडीज 2,000 करोड़. एनडीपीएफसी यू हैव 88,422 करोड़. एंड अगेन फॉर दिस यू हैव एनआईटी विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स 600 करोड़. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व किया होगा. अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए. अब मैं नया कंसेप्ट आपका स्टार्ट करती हूँ कि हम नेशनल इनकम को किस किस तरीके से मेजर करेंगे. पहले नेशनल इनकम को शुरू करने से पहले अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है. सर्कुलर फ्लो में हमने देखा कि भाई कोई भी इकोनॉमी है उसको चलाने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से प्रोडक्शन होती है. प्रोडक्शन होने के बाद किस तरीके से, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए. फैक्टर्स हमने देखे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो काम करते हैं. ठीक है, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं और आउटपुट जनरेट करते हैं. तो इसी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है. सो यहाँ पे मैंने ये चार्ट दे रखा है जो मैंने पिछले उसमें से लिया है वीडियोस में से. आप लोग प्लीज वो वीडियो देख के आइएगा. तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पहले फेज में हमारी इनकम जनरेट होगी, जनरेशन ऑफ इनकम. तो सारे के सारे फैक्टर्स अपना काम करके यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दे के क्या जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे साथ में ही क्या हो रहा है, आउटपुट बन रहा है. आउटपुट बनने के बाद हम फैक्टर अपने जो भी फैक्टर्स थे उनको रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट ये सब देंगे और उस फेज को हम इनकम फेज कहते हैं, क्योंकि उनकी इनकम जनरेट होगी. इनकम जनरेट होने के बाद ये लोग खर्चा करेंगे जिसको हम एक्सपेंडिचर फेज कहेंगे, जिसको आप डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी फेज कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 3 चीजें यहाँ पे देखी थी. ठीक है, तो ये 3 चीजें देखने के बाद इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 3 फेजेस थे तो इसमें हुआ क्या कि ये वाला जो फेज है इसमें आप देखोगे कि इनकम फ्लो हुई है. राइट, यहाँ पे आपका इनकम फ्लो हुई है. इस वाले फेज में क्या हुआ है, आउटपुट फ्लो हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है दूसरे फैक्टर्स के लिए. ठीक है, तो इनकम फ्लो हुआ, आउटपुट फ्लो हुआ, और इसी तरीके से ये लोग जब खर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है. राइट, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जब हम खर्चा कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, एक्सपेंडिचर. तो इन शॉर्ट अब मैं आपको बताऊं तो हो क्या रहा है कि भाई प्रोडक्शन क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है. इनकम क्या कर रही है, इनकम खर्चा जनरेट कर रही है. इनकम से क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है. खर्चा हो रहा है तो अगेन दूसरों की इनकम होगी. मेरा खर्चा आपके लिए इनकम ही तो हुई. खर्चा होगा तो दूसरों के लिए इनकम हुई, फिर वो इनकम हो रही है, फिर वही खर्चा, फिर इनकम. तो ये साइकिल दिस कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमी हमारी चलती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिटेल्ड अबाउट इट इन द अनदर वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस. सो इसके बारे में अभी इतना ही मैं बता रही हूँ कि सर्कुलर फ्लो के अंदर ये 3 चीजें होती है. अब इनकम जनरेट हो रही है तो हम बात करेंगे भाई इनकम
जनरेट तो हो गई, अब इनको वो मेजर कैसे करें, हम क्या कहेंगे कि भाई कितनी इनकम है हमारे देश की, मेरी कितनी इनकम है, मेरी पूरी फैमिली की कितनी इनकम है, इसको मेजर कैसे किया गया है, ठीक है, कौन सी ऐसी मॉनेटरी वैल्यू है, किस बेसिस पे इसको मेजर किया गया है। तो इसमें हम यही देखेंगे आने वाली कुछ 2-3-4 वीडियोस में हम यही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है ना, 3 मेथड्स है, इनकम को मेजर करने के भी 3 मेथड्स है, ठीक है, वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड्स एंड सेकंड इज इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो तीनों मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स बताओ, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल आ गया, मेनली तो न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल अच्छा खासी 8 नंबर तक आराम से आ जाता है, और जैसे साथ में इसके प्रिकॉशंस लिखने को आ गए और कुछ भी पूछ लिया, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, आपको बताना है तीनों में से कौन सा मेथड इसमें लग सकता है, और ये बहुत टफ नहीं है, अगर आप लोग बहुत ही प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको पता होगा कि भाई बहुत सिंपल है, क्योंकि तीनों मेथड का नाम से ही समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देखो नाम से अगर हम समझे तो जैसे कि फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन की बात हो रही है कि किस तरीके से वैल्यू ऐड हो रही है और उस बेसिस में हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। अब डिटेल में क्या है वो तो हम आगे देखेंगे। इसी तरह इनकम मेथड, इनकम भाई हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे इनकम है लोगों की, इनकम की बात हो रही है ना कि मेरी कितनी इनकम है, भाई अब मैं हर एक इंडिविजुअल की इनकम लेके सबको ऐड कर दूंगी तो ऑफकोर्स हमारे पास नेशनल इनकम आ ही जाएगी ना। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया कि मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, ये कितना कर रहा है, वो कितना कर रहा है, पूरे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में सब कितना खर्चा कर रहे हैं मिला के एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसको कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि वो मिला के हमें नेशनल इनकम देगा। ये 3 मेथड है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इन तीनों को एक बार इकट्ठा भी करके पढ़ेंगे, और जो हमने पिछली वीडियोस में कुछ टॉपिक छोड़े थे जैसे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम वगैरह निकालना, वो इनके बाद देखेंगे क्योंकि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। सो वी हैव द 3 मेथड्स to measure the national income because production, income and expenditure are 3 different phases of circular flow of income. All the 3 different method gives us the same result. देखो ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं फर्स्ट मेथड यूज कर रही हूँ तो मेरे देश की नेशनल इनकम कुछ और आएगी, सेकंड मेथड से कुछ और आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी मेथड यूज करो आपके देश की नेशनल इनकम सेम आएगी जो आप निकाल चुके हो, राइट। एंड इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो नेशनल इनकम कौन मेजर करवाता है, किसके हाथ में है कि भाई देश की इनकम को देखना, वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड, बट आपको पता होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नेशनल इनकम हमारे इंडिया में कौन देखता है ये चीजें, तो इट CSO, राइट। तो अब मैं देखो 3 मेथड देख लिया हमने, नाम की वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। कौन सा मेथड हम यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में डेटा किस हिसाब से दे रखा है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट मेथड है, अगर हम बात करें वैल्यू एडेड मेथड, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और अगली वीडियो में भी हम वैल्यू एडेड की देखेंगे, क्योंकि हमें डिटेल में चीजें समझनी है और हमें ऐसे समझनी है कि हम लोग बेसिकली नेशनल इनकम में प्रो हो जाए, राइट। सो वैल्यू एडेड मेथड, देखो वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। ये वाला मेथड क्या करता है कि हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं अलग अलग प्रोडक्शन के फेजेस में। हमने देखा है कि प्रोडक्शन में भी अलग अलग फेजेस होते हैं, राइट। हो सकता है प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्शियरी सेक्टर पे, तीनों पे आप देखोगे अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन लेवल हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे इनकम को अलग अलग डिफरेंट फेजेस के, प्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेस जो हम सर्कुलर फ्लो में देखते हैं, वहां पे जाके मतलब इन चीजों को मेजर करेंगे, राइट। ऑल्सो इट शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन कि कितना वैल्यू ऐड हो रही है हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट की प्रोडक्शन प्रोसेस में। देखो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो गया कि भाई जैसे लेट्स से आप जैम का एग्जांपल ले लो कि एक था जिसने एक फार्मर हो गया, या हाँ फार्मर हो गया, लेट्स से वो पेड़ में से उन्होंने फ्रूट्स तोड़े, वो फ्रूट्स उनके लिए फाइनल होंगे, वो किसी को सेल कर रहा है, लेट्स से उसने बेचा जैम मेकर वाले को, ठीक है, जो जैम बनाता है उसने लिया, तो उनके लिए वो इंटरमीडिएट हो गया जैम वाले के लिए, क्योंकि वो तो उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। अब जैम वाले ने फ्रूट्स खरीदे, उसको जो भी मिक्स करके, ठीक है, मिक्सचर वगैरह यूज करके उसका जैम बनाया। अब उसने वो जैम बनाया है तो वो उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गया और उन्हें अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो कंज्यूमर वो चीज खरीद रहा है। तो हर पीरियड में हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले फ्रूट्स को बनाने के लिए भी उसे सीड्स वगैरह जो भी करनी पड़ी, ठीक है, फिर जैम वाले पे आया, उसने भी कुछ ना कुछ उसमें किया अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। इसने फ्रूट्स दिए, इसने उस फ्रूट से जैम बनाई और जैम को अल्टीमेटली कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। तो ये जो एडिशन हो रही है हर एक प्रोडक्शन यूनिट में, उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड।
जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड्स सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट। हर एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है एक प्रोडक्ट में। अब अभी आपको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी ना आ रही हो, उसके लिए मैं आपको आराम से आप इस वीडियो को फॉलो करिए, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे है, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स विच इट परचेज फ्रॉम सम अनदर फर्म एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको, बहुत ही बेसिक इंग्लिश लिखी हुई कि हर एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है एक प्रोडक्ट में जब वो परचेज करता है किसी और फर्म से एज दी इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होता है वो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आपको पता होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज सम्ड अप। तो जब सारी की सारी फर्म जो भी उसमें वैल्यू एडिशन कर रही है, जैम मेकर ने अलग एडिशन किया, फार्मर ने अलग एडिशन किया, तो उन सबकी जब सारी वैल्यू को ऐड करके जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेशनल इनकम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज सम्ड अप वी गेट द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो पेपर में आ गया क्वेश्चन कि भाई वैल्यू एडेड मेथड लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करो और देश की नेशनल इनकम निकालो। ठीक है, मैं निकाल देंगे। अगर वैल्यू एडेड मेथड के अलावा इन्होंने ये वाले सारे नाम मेंशन करे, ठीक है, ये 5 नाम मेंशन करे, तो मेथड अभी भी सेम ही रहेगा वैल्यू एडेड। कई बार होता है बच्चों को ट्रिक करने के लिए नाम यूज कर देते हैं ना अलग अलग, कि भाई बच्चा तो बोलेगा भाई वैल्यू एडेड मेथड ही होता है, ये तो कोई मेथड ही नहीं होता, क्या दे दिया, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके नाम भी पता होना चाहिए। तो इनके 5 नाम है, जैसे कि प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड। ठीक है, ये कुछ 5 नाम हो गए। अब मैं आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, अब आपको यहाँ एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी अगर आपको अभी तक नहीं आई है तो। सो इट्स रिटर्न वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, कोई भी फर्म कितना एक इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड करके अपने लिए एक फाइनल गुड के फॉर्म में उसको किसी को बेच रही है, उन गुड्स को उस सबको सम करके, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू एडिशन कहेंगे, कि कितना वैल्यू ऐड करा गई है एक रॉ मटेरियल में एक फर्म ने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, सो इट इज इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कितना जो करंट जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उसमें क्या उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड। ठीक है, अब उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखो कि इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कि भाई कितना वैल्यू ऐड किया है एक फर्म ने, वो क्या होता है कि टोटल आउटपुट की वैल्यू क्या है माइनस उसमें से कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब यही हो ना, इंटरमीडिएट गुड्स की क्या वैल्यू है, कितना इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वैल्यू कितनी ऐड हुई है। राइट, कोई भी एक फर्म ने कितना वैल्यू एडिशन किया है एक गुड में, वो कैसे पता चलेगा कि आउटपुट की क्या वैल्यू आई और माइनस उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि लेट्स से कि एक ब्रेड मेकर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक ब्रेड मेकर है, इसको ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाने के लिए उसको फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए। आटा के लिए उसने क्या किया कि वो एक फार्मर के पास गया, उसने वहां से उसको बोला कि भाई मुझे तो आटा चाहिए, तो फार्मर ने उसको आटा दे दिया, लेट्स से 500 का दे दिया। ठीक है, फार्मर ने उसको आटा दिया, फ्लोर दिया, 500 का दिया। ठीक है, 500 का दिया तो भाई उसने खरीद लिया। अब वो उस आटे से क्या करेगा, ऑब्वियसली अपनी ब्रेड बनाएगा। उस आटे से उसने क्या बनाई, ब्रेड बनाई। अब जब उसने ब्रेड बनाई तो उसने जब ब्रेड फाइनली कंज्यूमर को दी, मान लीजिए उसने दी 700 रुपए की। ठीक है, तो देखो फार्मर से उसने 500 रुपए का खरीदा। ठीक है, 500 रुपए का सामान खरीदा और उसने कुछ उसमें ब्रेड बनाने के लिए जो उसकी मेहनत लगी, जो उसकी कॉस्ट आई, लेबर कॉस्ट आई या कोई भी तरीके की कॉस्ट आई, वो सब मिला के उसने सोचा कि भाई अब मैं 700 रुपए का कंज्यूमर को दूंगा। ठीक है, तो ब्रेड की कीमत हो गई 700 रुपए। तो यहाँ पे ये जो 700 रुपए हुई है, अगर अब मैं आपको इसमें से बोलूं कि भाई आउटपुट की क्या वैल्यू है, तो आप देखोगे आउटपुट की वैल्यू हुई 700 रुपए। ठीक है, आउटपुट यानी कि ब्रेड हुआ ना यहाँ पे आउटपुट, तो आउटपुट कितने का बना, टोटल 700 रुपए का आउटपुट हो गया। अब मैं पूछूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे आप कैसे सोचोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप देखोगे लेकिन उस ब्रेड मेकर के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या था, आटा, फ्लोर।
उसके लिए वो क्या था, इंटरमीडिएट गुड, तो उसके लिए वो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसने कितना इंटरमीडिएट कंज्यूम किया, इंटरमीडिएट गुड वो कितने का था, 500 का, राइट, उसके लिए उस इतने का पड़ा ना इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली 700 में से आपने 500 को माइनस किया, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड करी है उस गुड में, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या होगा 200, ठीक है, समझ आया वैल्यू एडेड क्या हुआ, कि आउटपुट में से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वो आपको देगा वैल्यू एडेड, जो कि यहाँ पे आपका आएगा 200 रुपए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए अब देखो यहाँ पे देखिएगा कि वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है भाई, जितनी भी वैल्यू ऐड करेगा हर एक एंटरप्राइज, जितनी भी वैल्यू ऐड, इस एग्जांपल में तो सिंपलिसिटी के लिए हमने एक ले लिया ब्रेड मेकर, हो सकता है बहुत सारे भी हो, ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू ऐड की जा रही है सारे के सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज से, उन सब की वैल्यू को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे देखा जाएगा, GVAMP, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया भाई सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का। अब हम जब सारे के सारे GVAMP, मतलब मान लो मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, आप भी एक प्रोड्यूसर है, और भी 10 लोग हैं, सारे प्रोड्यूसर है, सबका हमने GVAMP निकाल लिया कि भाई उसके कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड कर रहा है वो एक कोई भी पर्टिकुलर गुड में, मेरा हो गया लेट्स से 200, उसका हो गया 300, किसी का 400, किसी का 500, किसी का 100, ऐसे करके हमने सबका ऐड करा। जब ये सबका ऐड कर लेंगे तो वो हमको क्या देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, वो हमको क्या देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, समझ आया। तो यहां से आपका निकल जाएगा GDPMP। अब इसके बाद की कहानी जो पुरानी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी जैसे लेट्स से GDPMP है और आपको नेशनल इनकम निकालनी है, लेट्स से NNPFC, देखो इसमें बहुत अच्छे से लिखा नहीं जाता है, बट या यू गाइज नो कि अब तक नेशनल इनकम किसको कहते हैं, तो NNPFC निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पे वो पुराने न्यूमेरिकल्स थे, तो आई वॉन्ट एक्सप्लेन दिस अगेन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो सकता है कई बच्चों को नहीं समझ आया हो, तो ये उनके लिए है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स को अगर मैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रही हूँ, जैसे कि ब्रेड मेकर आटे को इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज कर रहा है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई। और जो भी वो खर्चा उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड्स पे कर रहा है, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, समझ आ गया, बहुत सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। अब जैसे कि हम देखें कि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड ऑल, अब इंटरमीडिएट गुड्स कई बच्चे हैं भाई जो नहीं पुरानी वीडियोस भी नहीं देखेंगे, आलस आ रहा होगा, नहीं देखेंगे यार, छोड़ होगा कुछ, तो उनके लिए मैं बता दूं, इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो हम लोग बेसिकली फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं या फिर रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे सारे के सारे उन गुड्स की भी प्राइस इंक्लूड करता है। देखो आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड ऑल दोज इनपुट्स जिनकी वैल्यू मर्ज की जाती है विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। जो फाइनल गुड्स हमारा तैयार होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस इंक्लूड होती है। कैसे, जैसे इस एग्जांपल में 700 रुपए उसने लिए ब्रेड मेकर ने, तो 700 में से उसने 500 तो इस वजह से लिए क्योंकि उसको 500 का आटा पड़ा था, राइट। तो बेसिकली फाइनल गुड के अंदर उस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड होती है, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। आगे दे रखे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड एज इट्स वैल्यू इज मर्ज इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड। However, any machinery purchased for making bread, पर अगर इस चीज को ध्यान से देखिएगा, मैं कह रही हूँ कोई भी ब्रेड बनाने के लिए मुझे मशीन खरीदनी पड़ी, वो मशीनरी ब्रेड मेकर के लिए इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू को वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए इंक्लूड नहीं करेगा। भाई मान लो मशीन 1 लाख रुपए की आई है, तो ब्रेड थोड़ी ना 1,07,000 रुपए में बेचेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है उसके लिए, वो उसके लिए एक फाइनल गुड होगा ब्रेड मेकर के लिए क्योंकि उसको चाहिए वो मशीन, ठीक है, समझ आया ये बात, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट को लेकर। अब आगे देखें तो इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। देखो ये कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए और बहुत ही बेसिक चीजें हो जाती है ये पॉइंट्स कि इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। देखो इंपोर्ट्स आप लोगों को पता होगा, इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम बाहर से कोई गुड्स खरीद रहे हैं अपनी कंजम्पशन के लिए या फिर हो सकता है बेचने के लिए भी कर सकते हैं ना। कई लोग होते हैं कि भाई बाहर जाके बाहर की कंट्रीज से माल खरीद लिया, सस्ता मिलता है और अपनी कंट्रीज में बेचा, तो वो सब इंपोर्ट हो गया कि वी आर इंपोर्टिंग समथिंग। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल में इंपोर्ट्स की वैल्यू दे रखी है, अब इंपोर्ट्स की वैल्यू दे रखी है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रीड दिस
जस्ट टू मेक श्योर कि आप मैं क्या रीड कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इफ द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन। क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है तो आपको इंपोर्ट्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में दे दिया भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन टोटल 1 लाख की हुई है, और फिर दे दिया इंपोर्ट हमने 2 लाख का किया, चलो 2 लाख नहीं 50,000 का किया है, तो आपको इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू की मतलब उसमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर का मतलब ये, इसका मतलब ये होगा ना कि टोटल आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतना है और इंपोर्ट्स उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो आपको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है और इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स को आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना है। बट द पॉइंट हियर टू नोट इज कि अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि भाई डोमेस्टिक परचेज ये है, ठीक है, कि भाई डोमेस्टिक परचेज मान लो 50,000 की है और इंपोर्ट्स 50,000 का है, तो जब आपको निकालना होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन तब आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक परचेज का मतलब हुआ कि आपने अपनी ही कंट्री के अंदर क्या गुड्स खरीदे हैं एज अ इंटरमीडिएट गुड, तो वो है, और इंपोर्ट्स होते हैं बाहर से कौन से गुड्स खरीदे गए हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्वियसली वो बेचने के लिए या इसी के पर्पज से होगा, तो वो टोटल मिला के तो बताया जाएगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हो रही है, तो उन दोनों को मिला के आपको बताएगा कि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है 1200 रुपए की और इंपोर्ट्स भी दे रखी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद एक टर्म है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे 1200 हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखो तो रॉ मटेरियल परचेज के डोमेस्टिक फर्म ने, फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म से रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, मानता हूँ 500 रुपए का खरीदा, और इंपोर्ट्स मैंने करे बाहर से 100 रुपए के, तो ऑब्वियसली मुझे इंटरमीडिएट निकालने के लिए बाहर का अपना खुद का दोनों का ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 600 रुपए। इसी तरह रॉ मटेरियल परचेज किया, यहाँ पे ना सिर्फ ये लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, मतलब ये इंटरमीडिएट हुआ मेरे लिए 1000 रुपए के और इंपोर्ट है 300 रुपए के, तो ये मेरे लिए सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 होगा, 300 ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा है रॉ मटेरियल परचेज किया है, वो मेरे लिए इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको ये पार्ट। अब अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ आउटपुट की, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर देंगे एक साल में, उनको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि भाई हमारे आउटपुट की ये वैल्यू है। ठीक है, अब किस तरीके से हम आउटपुट की वैल्यू को मेजर करेंगे, आउटपुट की वैल्यू कैसे मेजर की जाएगी, आप खुद देखो, ऑब्वियसली चीज है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। लेट्स से कि मेरा आउटपुट था, इतना आउटपुट मैंने बनाया, ठीक है, ये सारा का सारा मेरा बिक गया उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो जब मेरा सारा का सारा आउटपुट बिक गया तो उससे जो मुझे सेल्स हुई वो सारा अगर मैं ऐड कर दूं तो यही तो मेरा आउटपुट की वैल्यू हुई ना, राइट, यही तो मेरी देखा जाए तो इनकम हुई ना एक तरीके से। तो जब मेरा सारा का सारा आउटपुट सोल्ड हो जाएगा तो मेरे आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, सेल्स के बराबर। पर अगर मेरा सारा का सारा आउटपुट सोल्ड नहीं हो रहा है, इट्स नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो फिर हमें अनसोल्ड स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा सेल्स की वैल्यू के साथ में, राइट। ऑब्वियसली वो भी तो ऐड करेंगे, वो भी तो क्योंकि हमने बनाया ही है, कहीं ना कहीं आउटपुट बिका नहीं है वो अलग बात है, अगले साल बिक जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे ही करेंगे इसी साल। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक आपको पता होगा, अकाउंटेंसी स्टूडेंट हो, अनसोल्ड स्टॉक हो गया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे हमारे पास आउटपुट ज्यादा है, बचा हुआ है, मतलब कि यू नो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकालते हैं ना फॉर्मूला, की क्लोजिंग स्टॉक जब हम हमारा खत्म हो रहा है तो उसमें स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से भी ज्यादा, तो उसको क्या कहेंगे, अनसोल्ड स्टॉक है, मतलब कि खाली पड़ा है हमारे पास, मतलब कुछ स्टॉक हमारे पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो कैसे निकलेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक में आपको बता चुकी हूँ इट्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, तो बहुत ऑब्वियस है यार, सेल्स कैसे निकालते हैं, कितनी क्वांटिटी मैंने बेची और कितना प्राइस है। ठीक है, कई बार होता है क्वांटिटी और प्राइस गिवन हो, सेल्स ना गिवन हो, ठीक है, ये भी कर लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी इंटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक, दिस वाज इट। और इसी तरह हम देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट्स को भी अलग से इंक्लूड नहीं करना है। एक्सपोर्ट वही चीज होती है जो बाहर वाले हमसे खरीद रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सेल्स 1 लाख की है और एक्सपोर्ट 50,000 का है, तो आपको एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि सेल्स का मतलब ये है ना, मैंने बेचा, हो सकता है अपने ही देश में बेचा, हो सकता है बाहर के देश में बेचा हो, वो सारा का सारा इंक्लूड करता है, राइट। क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर दोनों ही बातें आती हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, सेल्स दे रखा है 2000, एक्सपोर्ट्स दे रखा है 400। ठीक है, तो आउटपुट की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, पूरी सेल्स बता दो, 2000 रुपए की सेल हुई है, बाहर कितना गया अलग से कोई पूछता है तो 400 बाहर गए, बाकी 1600 रुपए मेरे यहाँ के,
ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है 700 और एक्सपोर्ट्स दे रखा है 200। ठीक है भाई, डोमेस्टिक अपनी कंट्री में मैंने 700 रुपए का सामान बेचा, बाहर मैंने 200 का बेचा, तो टोटल मैंने सामान कितने का सेल किया, 900 रुपए का। तो ये मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई। आया समझ? सो दिस वाज अबाउट दिस। आगे हम इसको वैल्यू एडिट को अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बेसिक्स की बिगनिंग बता दी गई है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे कैसे स्टेप्स हैं, किस तरीके से हमें वैल्यू एडिट मेथड को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसमें प्रिकॉशंस क्या है, क्योंकि प्रिकॉशंस कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो हम देखेंगे, और हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, और बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो। तो जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, आपको मेरे को पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। So the question here is, which one of the following is classified as final consumption expenditure? इसमें से हम किसको final consumption expenditure बोलेंगे? आपके पास दो, ये जो चार ऑप्शंस है, इसमें से कुछ इंटरमीडिएट होगा, कुछ फाइनल होगा, आपको बताना है कि फाइनल कौन सा है। तो the first option is expenditure on the research and development by Tata on nano car, insurance premium paid by firm to an insurance company, insurance premium paid by households to an insurance company, and business expense of the employees on tour and entertainment। ठीक है, so this is about it। so I hope आपको अच्छी चीजें समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आई होप आप ये आंसर भी कमेंट सेक्शन पे दोगे। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।